नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी बेटी संग पहुंचे गिरिडीह। कई संगठनों ने किया भव्य स्वागत। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व जिला तैलिक साहू सभा ने किया सम्मानित। कहा, झारखंड में कुदरती संपदा की भरमार, लोगों को राष्ट्र हित में पार्टी से अलग सोचने की जरूरत। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मनाया गया NCC का स्थापना दिवस। रक्तदान सहित कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण बेकाबाद में आयोजित आयुष मेला का नहीं मिला लोगों को लाभ। मेला के आयोजन को लेकर नहीं किया गया कोई प्रचार प्रसार, खाली पड़ी रही कुर्सियां। और बरवाडी के सिमरिया घोड़ा में सुन्नी उलेमा बोर्ड ने किया तालीम निस्वार्थ जलसा का आयोजन। बेटियों की तालीम पर दिया गया जोर। कहा, तालीम से ही तरक्की संभव। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी के गिरिडीह आवागमन होने पर कई संगठनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावे गिरिडीह डीलर्स एसोसिएशन, जिला तैलिक साहू सभा ने कार्यक्रम का प्रहलाद मोदी और उनकी बेटी को सम्मानित किया। शादी समारोह में भाग लेने शनिवार को गिरिडीह पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का रविवार को विभिन्न संगठनों के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान गिरिडीह डीलर्स एसोसिएशन, तैलिक साहू सभा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों ने स्वागत समारोह का आयोजन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र गुप्ता के अलकापुरी स्थित आवास पर भी उनके साथ साथ दिल्ली के भाजपा प्रवक्ता रजनीश गुप्ता व उनकी बेटी सोनल बेन मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र गुप्ता के अलावे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील बर्णवाल, पूर्व महामंत्री देवराज सहित कई लोग मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बरमसिया रोड स्थित वृंदावन पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुज प्रहलाद मोदी और उनकी पुत्री सोनल मोदी का अभिनंदन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में चैम्बर के प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, विकास खेतान, राजेश छपरिया, राकेश मोदी, मुकेश जलान, प्रवीण बगेड़िया, गोपाल बगेड़िया, दीपक मोदी, गोपाल संथालिया, संदीप डंकेज, सुनील मोदी, नीलकमल भारतीय, दिनेश खेतान, अमित जलान सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रहलाद मोदी और उनकी बेटी सोनल मोदी को बुके देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। उसकी एक विचारधारा ये जो रही है, ध्यान रखें, समझ में आता इसका मुद्दा जी की इधर देखिए। परिवार में है, कहीं न कहीं मौके पर चैम्बर के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्ड अंग्रेजों के द्वारा भारत में छोड़ा गया वर्ड है। पहले के लोग महाजन शब्द इस्तेमाल किया करते थे। कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश की एक धरोहर है। इसके रुक जाने से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो
अंग्रेजों ने हमें वरदान में दिया है, लेकिन जब हमारे यहाँ राजाशाही थी तब यही चैम्बर ऑफ कॉमर्स महाजन के नाम से प्रचलित था। उसको महाजन कहते थे और महाजन की ताकत इतनी थी कि राजा को जब विटंबना खड़ी होती थी जनता के हितों के लिए, कोई आपदा आ जाए, कुदरती आपदा आ जाए, कोई दूसरी आपदा आ जाए, तो महाजन से वो सलाह लेता था और देश चलता था, यानी राज्य चलता था। तो महाजन की ताकत कितनी है ये इतिहास गवाह है। आज हमने महाजन, महाजन का अर्थ होता है महाजन, इसका लोप कर दिया। और अंग्रेजों ने जो हमें वरदान में दिया चैम्बर, चैम्बर तो गटर की भी होती है होता है कि नहीं? तो आपके कॉमर्स की जो चैम्बर बनी है वो गंदी बनी है। अंग्रेजों ने ये वरदान दिया, जो महाजन था वो गौरववंता शब्द था। आप कहीं भी जाओ, कहाँ गए थे? महाजनों के पास गए, और आज चैम्बर वालों के पास। तो ये होने के कारण परिस्थिति ऐसी हुई है कि हम बिजनेसमैनों में जो पहला का जो महाजन था, जब स्टेट पे, राज्य पे आपदा आती थी, महाजन खड़ा हो जाता था। एवं फेडरेशन झारखंड और कॉमर्स के तत्वाधान में एक हम लोग के बीच आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के अनुज श्री प्रहलाद जी मोदी का गिरिडीह अपने कोई निजी कार्यक्रम में आगमन हुआ था। और हम लोगों को जब पता चला, हमने उनको रिक्वेस्ट किया और हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनका आज हम लोग अभिनंदन किए। और बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले, बहुत ही सरल थे। हम लोग सोचते थे कि एक प्रधानमंत्री के छोटे भाई अनुज का बहुत अलग व्यक्तित्व होगा, लेकिन इतने सरल, और साथ में उनकी पुत्री भी थी, और साथ में हम लोग हर्ष की प्राप्ति। इधर जिला तहलीक साहू सभा की ओर से साहू समाज भवन अभिनंदन समारोह का आयोजन कर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने किया। समारोह में जिला अध्यक्ष द्वारा प्रहलाद मोदी का स्वागत बुके और शॉल देकर किया गया। वहीं सभा के सभी पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। समारोह में पूर्व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रिपुसूदन साहू, रजनीश गुप्ता, सुरेंद्र साहू व अरविंद आर्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि देश में हमारे समाज की जनसंख्या 10% है। अगर पूरा समाज संगठित और एकजुट हो जाए तो हम इस देश की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। कहा कि झारखंड में कुदरती संपदा का भरमार है। ऐसे में झारखंड के लोगों को राष्ट्र के हित में पार्टी को अलग रखकर सोचने की जरूरत है, जो झारखंड के वनवासी बंधुओं के लिए उपकारी होगा। राजनीति पर तो पूरा देश बोल रहा है, मीडिया भी बोल रहा है। हम तो आशा करते हैं कि झारखंड की राजनीति झारखंड के लोगों के हित में और राष्ट्र के हित में
पार्टी को अलग छोड़कर सोचना शुरू करें। जो झारखंड के वनवासी बंधुओं के लिए बहुत हितकारी रहेगा। झारखंड में जो कुदरती संपदा पड़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान का 45% हिस्सा है, ऐसा झारखंड कुदरती संपत्तियों से भरी हुई भूमि आज पिछड़े हुए स्टेट में राष्ट्र में गिनती होती है। इसमें से हम आशा करते हैं कि झारखंड की राजनीति भले पार्टियों पे चले, लेकिन झारखंड के लोगों के हित में, राष्ट्र के हित में अपने विचार बदले और राष्ट्र प्रवाह के साथ चले। हम तो यहाँ गिरिडीह में पारिवारिक प्रसंग में आए हैं और समाज ने ये प्रोग्राम रखा है तो पापा के साथ हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके अपने पारिवारिक लोगों से मिलना। इस दौरान सभा के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने श्री मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के लिए प्रहलाद मोदी जी का योगदान अतुलनीय है तथा उनके प्रयासों से हमारे समाज को एक नई दिशा मिल रही है। के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज साहू समाज भवन में हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के अनुज प्रहलाद मोदी जी का आगमन हुआ। उनका साहू समाज की ओर से अभिनंदन किया गया एवं उन्होंने समाज को दशा और दिशा का नेतृत्व देते हुए उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग संकल्पित हो, एकजुट रहे, एकताबद्ध रहे, ताकि समाज को आप ऊंचाई तक ले जा सके। धन्यवाद। गिरिडीह कॉलेज में रविवार को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसएसपी हरीश बिन जामा भी उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में रविवार को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें एनसीसी की सीईओ प्रोफेसर विनीता कुमारी के अलावे सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष कुमार, अंडर ऑफिसर आकर्षण गुप्ता, शिवम कुमार, राहुल कुमार, कैडेट निवास, अनीस, तनीश, कृष्णा कुमार, सचिन कुमार सहित सभी एनसीसी कैडेट शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह एएसपी हरीश बिन जामा को एनसीसी कैडेट्स की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर व झंडोत्तोलन कर किया गया। इस दौरान दुर्गा वंदना के साथ ही एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर सतीश यादव, प्रोफेसर आशा कुमारी रजवार, शिवम, ज्योति शर्मा, समीर दीप, विनीत, मनीषा, उज्जवल, आकाश श्रीवास्तव, आकाश कुमार, रमेश यादव आदि उपस्थित थे। एनएमओपीएस गिरिडीह इकाई की एक बैठक रविवार को हुई। बैठक में सबसे कम जीपीएफ खाता खोलने पर रोष व्यक्त किया गया और आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। एनएमओपीएस गिरिडीह जिला इकाई की एक आवश्यक बैठक रविवार को जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी झारखंड में आनुपातिक दृष्टि से सबसे कम जीपीएफ खाता खोलने पर एनएमओपीएस द्वारा कार्यालय की कार्यशैली के प्रति रोष व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा ने बताया कि सोमवार को जिला भविष्य निधि पदाधिकारी से एनएमओपीएस का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर शीघ्र खाता खोलने का आग्रह करेंगे। कहा कि इसके बाद भी यदि अकाउंट शीघ्र नहीं खोला गया तो मंगलवार को जीपीएफ कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही कार्यालय की होगी। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को पेंशन जोहार।
और जैसा कि मालूम है साथियों, गिरिडीह जिले में जब हम सभी 5 लोग मात्र बैठते थे और उस 5 से एक कारवां बनता चला गया और हम सभी ने संघर्ष के दम पर पेंशन प्राप्त किया। भीख में हम लोगों को पेंशन नहीं मिला है और जीपीएफ कार्यालय ये सोच रहा है कि डेली शाम को इन लोग को ईडीएन वाला फाइल दिखा देते हैं, इन लोग संतुष्ट हो जाता है। गलतफहमी में है। हम लोग इज्जत कर रहे थे उनका, ठीक है, लेकिन अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज एनएमओपीएस जिला इकाई गिरिडीह के गढ़ती महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से एनपीएस कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा सरकार के द्वारा की गई, जिसमें जीपीएफ अकाउंट खोला जाना है। लगातार जीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए एनएमओपीएस की टीम मॉनिटरिंग कर रही है जिला स्तर पर, परंतु जीपीएफ कार्यालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद गिरिडीह जिले में जीपीएफ अकाउंट खोलने की गति सबसे धीमी है पूरे झारखंड में। हम लगातार बात कर रहे हैं, परिणाम नहीं निकल पा रहा है। इसलिए आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम सभी कल जीपीएफ पदाधिकारी से वार्ता करेंगे और सकारात्मक कार्य होने के उपरांत ही हम रुकेंगे। देर और विलंब की स्थिति में एनएमओपीएस गिरिडीह धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। लोकल स्तर पर बालू का काम करने वालों ने माले नेता राजेश सिन्हा से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान बालू उठाव को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा अपनाई जा रही दोहरी नीति के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया। बालू उठाव को लेकर सरकार व जिला प्रशासन पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए माले नेता बालू ट्रैक्टर चालकों को एकजुट करते हुए उन्हें आंदोलनरत होने का आह्वान किया। शनिवार को ट्रैक्टर द्वारा बालू उठाव के दौरान पुलिस व संबंधित विभाग के द्वारा परेशान किए जाने पर ट्रैक्टर मालिकों ने भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें मामले से अवगत कराया। इस दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि 3 महीने पहले उपायुक्त कार्यालय के सामने ढिबरा, बालू, पत्थर आदि के लिए प्रदर्शन किया गया था। अब यह प्रदर्शन फिर से करने की आवश्यकता है। कहा कि गिरिडीह जिले में कोयला मजदूर, बालू मजदूर, ढिबरा मजदूर के साथ ही बहुत ज्यादती हो रही है, जिसे तत्काल रोकने की जरूरत है। कहा कि सरकार दोहरी नीति लागू कर रही है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार बालू घाटों का एक तो टेंडर नहीं निकाल पा रही, दूसरे ट्रैक्टर चालकों को बालू उठाव के दौरान परेशान किया जा रहा है। अभी भाकपा माले के पास आए हैं, जितने भी ट्रैक्टर चलाते हैं बालू के लिए, गिट्टी के लिए, आदि चीज़ों के लिए जो चलाते हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादती हो रही है। और माने 2 तरीके से काम हो रहा है। अगर बंद करना है, पूरे जिला से अगर बंद करना है, पूरा राज्य से बंद करना है, तो सरकारी काम जो हो रहा है, वीडियो जो निकाल रहे हैं सरकारी काम की विकास होगा, उसका बालू के लिए ट्रैक्टर जा रहा तो मान्य होगा, और जब आम आदमी के लिए जा रहा है बालू तो वो अमान्य होगा। तो पहले चिन्हित करे सरकार, चिन्हित करे प्रशासन कि ये कौन सा किसके लिए जा रहा है। अभी शमशान घाट बनना है, सरकारी काम है, बालू के लिए तरस रहा, बालू नहीं मिल पा रहा है। वहीं देखिए किसी का आवास बन रहा है तो नहीं मिल पा रहा है। तो पहले आप सरकार में है, प्रतिनिधि से हमारा निवेदन है कि चिन्हित करिए। टेंडर आप नहीं करा पा रहे हैं, टेंडर नहीं हो रहा है तो इसका क्यों भुगतेगा। ट्रैक्टर अगर खरीदा है, लोग खरीदे हैं, उसका EMI देना पड़ता है, उसका सारा चीज देना पड़ता है, उनसे कम से कम 4-5 लोगों का पेट चलता है। इस तरह अगर 100 ट्रैक्टर है तो 500 लोगों का परिवार चलता है। तो प्रशासन से भी निवेदन है कि एक तरफा कार्रवाई ना करे, बल्कि कुछ प्रशासन जानबूझकर कहीं अलग अलग घाटों में चलाते हैं और वो बोलते हैं हम तुम्हारे पीछे हैं। जैसे कि मैंने अभी नया ट्रैक्टर लिया है, उसका EMI देना पड़ता है, गाड़ी पकड़ा है तुरंत FIR दर्ज हो जाता है। हम केस लड़े या अपना EMI भरे या 5 को लेबर ड्राइवर को पाले, हम 5 को गरीब आदमी हमारे पर आश्रित है, हम उसको देखें, उसका घर परिवार देखें कि EMI डाले कि केस लड़े। यही हमारा आवास मिला है और मुखिया और पार्षद बोल रहा है कि केस हो जाएगा, बालू मिल नहीं रहा है, तो हम पूरा कहाँ से करें। वो रहा 2 महीना में पूरा करके दो। दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मतलब आवास कॉलोनी मिला हुआ है तो बालू प्रस्ताव करने में दिक्कत हो रहा है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। So hurry up. The admission forms
for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गावा प्रखंड के पिहरा में संचालित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में SMC की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में अभिभावकों व छात्रों ने टूर राशि गबन करने व रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध उगाही करने का आरोप लगाया। गावा प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय पिहरा में आयोजित SMC की बैठक में विद्यालय से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय में विद्यार्थियों के टूर के लिए राशि को गमन करने व रजिस्ट्रेशन के नाम पर ज़्यादा पैसे लेने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही अधिक लिए गए पैसों का रसीद देने या फिर पैसे की वापसी करने को कहा। इसके अलावा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने, स्कूल ड्रेस कोड का पालन करने, बाउंड्री वॉल टूट जाने की वजह से विद्यालय परिसर माइका का अवैध खनन रोकने सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कुछ गलतियां हुई हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक हम लोग को समय दे दिया जाए कि जो भी गलती हुई है इसको दूर करके हम एक एक चीज आप लोग के समक्ष रखें। जो SMC का टीम है, SMC का जो 19 सदस्यीय टीम है, उसके सामने हम हर एक चीज जैसे फीस की समस्या हो चाहे और सभी जो भी आपकी समस्या है उस सब का निराकरण हम SMC कमेटी में देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो नियम भी करता है।
अब एक एक मान लीजिए जो भी गलतियां हुई आगे से कोशिश किया जाएगा कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मौके पर उपस्थित छात्र व अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को टूर पर ले जाने के लिए विद्यालय में राशि आया था, लेकिन बिना बच्चों को घुमाए सारा राशि निकाल लिया गया। कहा कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रत्येक छात्रों से लगभग 200 से 500 तक अधिक लिया गया। इसके अलावे विद्यालय के एक छात्र ने बताया कि विद्यालय में स्कूल ड्रेस कोड का पालन किए जाने और प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाने पर भेदभाव किया जाता है। 2017 में एक मामला आया था जब हम लोगों ने इस विद्यालय में छात्रवृत्ति नामांकन के नाम पर ज़्यादा वसूली किया जा रहा था और जैसे सर की टाइम की बात थी, हम लोगों ने इनको बाकायदा आके चेतावनी भी दिया था कि देखिए बच्चों के खिलाफ अगर कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो हम लोग और उस टाइम हम लोगों ने इनको आग्रह भी किया था और इन्होंने नहीं मानते हुए धांधलेबाजी की थी। हम लोगों ने 3 मीडिया कर्मी के सामने लगभग 2500 बच्चों के साथ एक रैली निकाला था और डीएससी का एक आदेश भी आया था। बाकायदा डीओ मैम उस टाइम जांच के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम अगर किसी को रोटी नहीं दे सकते तो रोटी छीनने का अधिकार नहीं। हम लोगों ने डीओ मैडम को ड्यूटन से ही वापस करवाया था। उस टाइम रितेश चंद्रा जी हम लोगों का इंचार्ज थे। उसके बाद यदि अगर आज टूर की मामला आता है, आज मैं भी एसएमसी का एक सदस्य हूँ, इस विद्यालय में अभिभावक भी हूँ और कहीं ना कहीं बच्चों के हित और अधिकार के लिए काम करता हूँ। तो अभी जो मामला टूर की है, सर ने उठाया था और इन्होंने कहा भी था कि बच्चियाँ बड़ी हैं और जब तक उनके माँ या पिताजी नहीं साथ में जाते हम आदेश नहीं देते हैं कि ये टूर किया जाए बच्चों के लिए। और वैसे परिस्थिति में हम लोगों ने विरोध किया था कि ये टूर जब तक बच्चों का माँ या पिताजी नहीं जाते हम लोग कतई इसको सहमति नहीं देंगे टूर के लिए। स्टेशन की जो समस्या है, फिलहाल सिस्टम है वो रसीद 1 सप्ताह के अंदर टोटल को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पहला चीज रजिस्ट्रेशन में हम तो स्पष्ट बताए कि 10-20 रुपया अगर इसीलिए हो 10-20 नहीं 50 रुपया आप अधिक लीजिए, हम चलेगा लेकिन 5 टूर के लिए पैसा था और रजिस्ट्रेशन कराते उसके ज़्यादा पैसा लिया गया। कितना ज़्यादा लिया गया था रजिस्ट्रेशन में? वो नेट पर बता रहा 800 या कुछ 900 इसी तरह लिया गया। 1010 रुपया, 1060 रुपया। एक हम रसीद लेने के लिए मैं 1 महीना टहला। 1 महीना में बार बार वो महेश्वरी थे, वो उसको 1 महीना बोले तो बार बार बोल रहा था हम देंगे तुमको रसीद। अब मास्टर के पास नहीं दिया जाने। अब मास्टर को भी बोले तो महेश्वरी कहा तो देगा। अब महेश्वरी कहता है आप मास्टर के पास जाओ। अब मास्टर हेड मास्टर क्या देगा हमको रसीद? 1 महीना हो गया अब नहीं दे रहा अभी तक। तो अब बोलते हैं तो दे ही नहीं रहा वो। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमको रसीद चाहिए। 1060 रुपया लिया तो बस। और स्कूल ड्रेस के मामले में? स्कूल ड्रेस पहन के आइए सब तो हम भी आएंगे, नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। जींस पहन के आएंगे हम भी, और सब आएगा पहन के स्कूल ड्रेस तो हम भी आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। मेरा कहना यही। आप इस स्कूल का विद्यार्थी हैं? हम विद्यार्थी है +2 का। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में आयोजित आयुष मेला पूरी तरह से फेल साबित हुआ। मेले के आयोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, जिसके कारण मेले में ग्रामीण नहीं पहुंच पाए। शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में आयुष मेला का आयोजन किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण यह मेला पूरी तरह से असफल साबित रहा। बताया जाता है कि मेला में बाहर से आए चिकित्सकों के द्वारा विभिन्न रोगों से संबंधित इलाज होना था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और कमजोरी के कारण बगैर प्रचार प्रसार किए ही मेला का आयोजन किया गया, जिस कारण मेला में लोग नहीं पहुंच पाए और ना ही वे मेला का लाभ उठा पाए। पूरे मेला में कुर्सियां खाली रह गई, वहीं इस कार्यक्रम में लगाए गए सभी स्टॉल भी खाली रह गए। कर्मी भी मस्त मौला के रूप में इधर उधर घूमते नजर आए। लोगों ने बताया कि सरकार की यह योजना सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आयोजित की गई थी, लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। कहा कि इस तरह कार्यक्रम का आयोजन कर विभाग सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अभी बहुत देखने को मिला कि आदमी 25 पंचायत में वो जो चला सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, तो बहुत हद तक तो प्रचार प्रसार की वजह से वो भेंट चढ़ गया। और आज का भी मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि प्रचार प्रसार नहीं है, जबकि अगर पदाधिकारियों से पूछा जाएगा तो कहीं ये लोग ऐसा ना कह दे कि यहाँ तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि प्रचार प्रसार की वजह से ये कमी है।
जबकि आप पदाधिकारियों से पूछिए तो वो कह देंगे चूँकि बेंगाबाद में कोई बीमारी ही नहीं है इसलिए यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। मतलब ये खाना पूर्ति है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग है और सभी जो लाभुक हैं, वंचित हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है क्या। अभी जैसे मैं खुद अपना आया कि मैं आँख का जरा मेरे डॉक्टर साहब देखिएगा आँख का, बोला नहीं यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। मेरा मामला है कि हम नज़दीक जो है तो थोड़ा धुंधला दिखता है, तो यहाँ पे आयुष मेला जो लगा हुआ है इसमें हम आए जांच करवाने के लिए अपना आँख का कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो सर ने जांच किए, इसमें लिखे हैं कि चश्मा का कुछ पावर लिखे हैं। हाँ सर, वो पावर का चश्मा रिपोर्ट इसमें पर्ची में लिख दिए, लेकिन अपना रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखे। हम इनसे जब बात किए तो बोले कि चश्मा जब आएगा तो फिर आप मैंने सबको जांच करेंगे, उस समय देंगे। बरवाडी के सिमरिया धौड़ा में सुन्नी उलेमा बोर्ड गिरिडीह के द्वारा तालीमी निस्वाह जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंची आलिमाओं ने कहा कि तालीम से ही तरक्की संभव है। बरवाडी के सिमरिया धौड़ा में सुन्नी उलेमा बोर्ड गिरिडीह के द्वारा तालीमी निस्वाह जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की कई आलिमाओं ने भाग लिया और कौम की महिलाओं को तालीम पर जोर देने का आह्वान किया। कहा, इस्लाम में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म है, इसलिए हमें तालीम पर जोर देना चाहिए। कहा, बेटियां पढ़ गई तो कई पीढ़ियां पढ़ जाएंगी। इस दौरान 20 नवंबर को बोड़ो में आयोजित जिला इस्लामी क्विज के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। हमारे सुन्नी उलेमा बोर्ड के लोग दिली दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चियों को खुशियों के आंसू निकलते हैं बेटा आप लोगों को देखकर। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, हम लोगों की मेहनत उलेमा इकराम की मेहनत बेकार नहीं गई। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, हक है कि तकरीबन 700 बच्चों में 500 बच्चे 80 से ज्यादा नंबर आए, 80 से ज्यादा। सब हक के हकदार है, लेकिन हम लोगों के पास इतनी दौलत भी अभी नहीं आई कि हर बच्चों को दे सके। खातून ये भाई की बेटी है, ये झगड़ी की है, देख रहे उम्र छोटी है। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये तमाम बच्चों में तीसरे पोजीशन पे आई है। मैं ताली नहीं सुभान अल्लाह कहें वहीं से दुआ दे, ताली नहीं। ये तमाम बच्चों में तीसरे पोजीशन पे आई है। इतनी मेहनत की है कि 95 नंबर ले आई, 95 नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है जैसे पूरे किताब को खोल के ये पी गई हो। अल्लाह कामयाब फरमाए। इसे हमारी कमेटी सुन्नी उलेमा बोर्ड की तरफ से देने के लिए हजरत अल्लामा अखलाकुल कादरी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। हमारे अल्लामा अखलाकुल कादरी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, जिन्हें इनाम 2100 रुपये एक कढ़ाई घड़ी अल्लामा गुलाम सरवर रज़वी साहब किबला देंगे। खातून को एक कढ़ाई घड़ी 2100 रुपये अता किया जा रहा है। दिली दुआ है, बेटा उधर घूम जा जरा, दिली दुआ है अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की अता फरमाए। ये सोनाटा की घड़ी हम लोगों ने सोचा कमजोर घड़ी क्यों दी जाए, जब वकील साहब इसाक भाई जैसे नवाब भाई। मौके पर मौलाना अब्दुल रहमान फैजी ने कहा, बेटियों के गोद में कौम का भविष्य है और इस क्विज में पूरे जिले के साथ 100 बच्चियों ने भाग लिया था, जिसमें 600 बच्चियां थीं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है। कहा कि हमारी कौम की बेटियां पढ़ने के लिए आगे हो गई हैं। कोई ताके ना बोले चंदा ना हजार तक पहुंचा। ये मंजर देख के अब तो भरोसा हो गया होगा, ये मंजर देख के अब तो भरोसा हो गया होगा कि जो कुछ भी किया था हमने वो हकदार था। VO2 मौके पर सुन्नी उलेमा बोर्ड के सदर मौलाना अब्दुल कलाम, सचिव मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, मौलाना अखलकुल कादरी, युवा समाज सेवी फरदीन इम्तियाज़ अहमद, मुमताज़ मिर्ज़ा, मोहम्मद नवाब, मौलाना मुरसलीन, मौलाना गुलाम सरवर, मोहम्मद अयाज अंसारी, मोहम्मद शमशेर, कारी जुनैद समेत कई मौजूद थे। जल सवालों व संगठन विस्तार को लेकर माले की एक बैठक गांडे के चंपापुर गांव में हुई। बैठक में आगामी 8 दिसंबर को प्रखंड मुख्य
मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बालू उठाव को लेकर सरकार व जिला प्रशासन पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए माले नेता बालू ट्रैक्टर चालकों को एकजुट करते हुए उन्हें आंदोलनरत होने का आह्वान किया। शनिवार को ट्रैक्टर द्वारा बालू उठाव के दौरान पुलिस व संबंधित विभाग के द्वारा परेशान किए जाने पर ट्रैक्टर मालिकों ने भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें मामले से अवगत कराया। इस दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि 3 महीने पहले उपायुक्त कार्यालय के सामने ढिबरा, बालू, पत्थर आदि के लिए प्रदर्शन किया गया था। अब यह प्रदर्शन फिर से करने की आवश्यकता है। कहा कि गिरिडीह जिले में कोयला मजदूर, बालू मजदूर, ढिबरा मजदूर के साथ ही बहुत ज्यादती हो रही है, जिसे तत्काल रोकने की जरूरत है। कहा कि सरकार दोहरी नीति लागू कर रही है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार बालू घाटों का एक तो टेंडर नहीं निकाल पा रही, दूसरे ट्रैक्टर चालकों को बालू उठाव के दौरान परेशान किया जा रहा है। अभी भाकपा माले के पास आए हैं, जितने भी ट्रैक्टर चलाते हैं बालू के लिए, गिट्टी के लिए, आदि चीज़ों के लिए जो चलाते हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादती हो रही है। और माने 2 तरीके से काम हो रहा है। अगर बंद करना है, पूरे जिला से अगर बंद करना है, पूरा राज्य से बंद करना है, तो सरकारी काम जो हो रहा है, वीडियो जो निकाल रहे हैं सरकारी काम की विकास होगा, उसका बालू के लिए ट्रैक्टर जा रहा तो मान्य होगा, और जब आम आदमी के लिए जा रहा है बालू तो वो अमान्य होगा। तो पहले चिन्हित करे सरकार, चिन्हित करे प्रशासन कि ये कौन सा किसके लिए जा रहा है। अभी शमशान घाट बनना है, सरकारी काम है, बालू के लिए तरस रहा, बालू नहीं मिल पा रहा है। वही देखिए किसी का आवास बन रहा है तो नहीं मिल पा रहा है। तो पहले आप सरकार में है, प्रतिनिधि से हमारा निवेदन है कि चिन्हित करिए। टेंडर आप नहीं करा पा रहे हैं, टेंडर नहीं हो रहा है तो इसका क्यों भुगतेगा। ट्रैक्टर अगर खरीदा है, लोग खरीदे हैं, उसका EMI देना पड़ता है, उसका सारा चीज़ देना पड़ता है। उनसे कम से कम 4-5 लोगों का पेट चलता है। इस तरह अगर 100 ट्रैक्टर है तो 500 लोगों का परिवार चलता है। तो प्रशासन से भी निवेदन है कि एक तरफा कार्रवाई ना करें, बल्कि कुछ प्रशासन जानबूझकर कहीं अलग अलग घाटों में चलाते हैं और वो बोलते हैं हम तुम्हारे पीछे हैं। जैसे कि मैंने अभी नया ट्रैक्टर लिया है, उसका EMI देना पड़ता है। गाड़ी पकड़ाया तुरंत FIR दर्ज हो जाता है। हम केस लड़े या अपना EMI भरे या 5 को लेबर ड्राइवर को पाले, हम 5 को गरीब आदमी हमरे पर आश्रित है, हम उसको देखें, उसका घर परिवार देखे कि EMI डाले कि केस लड़े। यही हमारा आवास मिला है और मुखिया और पार्षद बोल रहा है कि केस हो जाएगा, बालू मिल नहीं रहा है तो हम पूरा कहाँ से करें। वो रहा 2 महीना में पूरा करके दो। दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मतलब आवास कॉलोनी मिला हुआ है तो बालू प्रस्ताव करने दिक्कत हो रहा है पूरा। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।